गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। किसके? गोइंग प्लेसेस जो चैप्टर था उसके हमने एक्सप्लेनेशन फिनिश कर ली थी और हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, ठीक है। और उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज की क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस करे थे। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था कुछ फ्रेजल वर्ब्स फ्रेजेस था, ठीक है। कुछ फ्रेजेस थे, उनके मीनिंग हमने देखे थे। रिवाइज करो बच्चों मेरे साथ, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप सब इसको याद करके आएंगे। देखते हैं कितने बच्चों ने याद किया है। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग अनसुटेबल। एक ऐसी क्वालिटी होना आपके अंदर कि आप हर जगह क्या हो रहे हो, अनसुटेबल हो रहे हो, ठीक है। सेकंड था प्रोडिगी। प्रोडिगी किसे कहा जाता है? एक जीनियस को कहा जाता है, अ यंग पर्सन जो बहुत ही कम एज में क्या करे, कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड कर ले। कफ्ट होता है बच्चों वेरी प्लीज, जब हम किसी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं किसी की बातों से, उसको कहते हैं कफ्ट। सॉलिटरी एल्म मतलब एक बड़ा सा पेड़ जो कि कहाँ पे हो, एक एकांत सी जगह में कोई बड़ा सा पेड़ हो, उसे हम कहेंगे सॉलिटरी एल्म। आर्केड होता है बच्चों एक मार्केट प्लेस जहाँ पे बीच में क्या होता है, लोग वॉक अवे होता है जहाँ पे लोग ट्रेवल करते हैं और साइड में शॉप्स और स्टॉल्स लगे रहते हैं। एम्बर ग्लो होता है बच्चों लैंप से निकलने वाली जो ऑरेंज और येलो लाइट होती है उसको कहा जाता है एम्बर ग्लो। वॉफ होता है बच्चों समुद्र के किनारे की वो जगह जहाँ पे शिप्स वगैरह जहाज आकर के रुकते हैं और अपने सामान को लोड और अनलोड करते हैं। टाइम्स ऑफ डाउट होता है बच्चों कि जब हमें अचानक से रियलाइज होता है इस बात का कि जो ये लाइफ है ये फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो दैट मोमेंट इज कॉल्ड पैंग्स ऑफ डाउट, ठीक है। ये हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि दोनों गर्ल्स का आने वाला फ्यूचर क्या था, मतलब मोस्टली वो स्कूल के बाद वो कहाँ जाती। तो जैसा कि जेंसी को ऑलरेडी पता था कि हम लोग स्कूल के बाद कहाँ पे वर्क करेंगे, इन अ बिस्किट फैक्ट्री, ठीक है। जबकि सोफी का ऐसा बिलीफ नहीं था, वो अपनी लाइफ में कुछ और बड़ा करना चाहती थी। और सोफी के बारे में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था व्हाट वर द ऑप्शन सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। ड्रीम सोफी किन किन ऑप्शंस के बारे में ड्रीम सपने देखा करती थी कि मैं ऐसा करूंगी ऐसा करूंगी, और जेंसी उसको क्यों डिस्करेज करती थी। तो सोफी ये सपने देखती थी कि मैं अपना खुद का एक बुटीक खोलूंगी, ठीक है, या तो फिर एक एक्ट्रेस बनूंगी या फिर कोई फैशन डिजाइनर बनूंगी। और जब जेंसी उसे कहती है कि एक बुटीक खोलना बहुत आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो सोफी ये कहती कि कोई बात नहीं, तब तक मैं पैसे जमा करने के लिए कहीं पे मैनेजर का काम भी कर लूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं बच्चों, ये सब वो डे ड्रीमिंग कर रही होती है। और उसी की इस डे ड्रीमिंग को फिनिश करने के लिए, उसको रियलाइज करवाने के लिए कि हम रियलिटी में प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसको ये बताती कि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि हम आगे जाके ये सारी चीजें कर सके। इसलिए हमें सपने भी वो देखने चाहिए जो हमारे उसमें हो, ठीक है। हैसियत के अनुसार अपने सपने देखने चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा क्या, या तो हमें किसी बिस्किट फैक्ट्री वगैरह में ही वर्क करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जेंसी उसको डिस्करेज करती है। Why did Sophie wriggle when Geoff told her father that she had met Danny Casey? सोफी को इस बात का बुरा क्यों लगता है जब जियोफ अपने फादर को बता देता है कि सोफी डेनी केसी से मिली थी, सोफी ने ऐसा बताया। तो उसे बुरा इसलिए लगता है बच्चों क्योंकि जियोफ ही एक ऐसा इकलौता इंसान होता है जिसको सोफी बिलीव करती है कि अगर मैं इसे बात बताऊंगी तो ये मेरे पे यकीन करेगा और किसी को आगे मेरे सीक्रेट्स नहीं बताएगा। लेकिन वो अपने फादर को बता देता है और फादर भी बिलीव नहीं करते हैं, इस वजह से उसको थोड़ा सा ठेस पहुंचती है। कि जियोफ बिलीव दैट सोफी, हाँ कि क्या जियोफ बिलीव करता था कि सोफी सच में डेनी केसी से मिली? तो इसका आंसर होगा बच्चों नहीं। नो, जियोफ डिड नॉट बिलीव दैट सोफी मेट डेनी केसी बिकॉज वो ऐसा कहता है कि ये दुनिया की सबसे अनलाइकलियस्ट थिंग है, ठीक है। मतलब अनलाइकलियस्ट थिंग है, मतलब ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि तुम डेनी केसी से मिली हो, ऐसा जियोफ कहता है, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन था कि डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी, क्या उसके फादर उसकी स्टोरी पे बिलीव करते हैं? तो इसका आंसर भी होगा नहीं, उसके फादर भी उसकी स्टोरी पे बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि उसको वार्न करते हैं कि तुम इस तरह से जो ये स्टोरीज बनाती हो, वाइल्ड स्टोरीज, कहानियां बनाती हो, मनगढ़ंत कहानियां, ये बनाना बंद कर दो वरना तुम कभी किसी मुसीबत में भी फंस सकती हो, ठीक है बच्चों। दिस इज मुसीबत। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ फ्यूचर। हम ये भली भांति जानते हैं कि सोफी यूज टू फेंटेसाइज थिंग्स, ठीक है। वो फेंटेसाइज करना उसकी आदत थी, वो चीजों को डे ड्रीमिंग किया करती थी। तो अपने सपनों में, अपनी फैंटेसीज में वो अपने भाई जियोफ को कैसे ऐड कर लेती और फ्यूचर के बारे में सोचने लगती, हमें ये बताना था। तो जब हम देखते हैं कि सोफी वॉज जेलस ऑफ द फैक्ट दैट हर ब्रदर हैड एक्सेस टू द वर्ल्ड आउटसाइड, कि
जैसे सोफी क्या थी, सोफी वॉज कन्फाइंड टू दैट प्लेस, सोफी से घर से स्कूल और स्कूल से घर आती थी। लेकिन उसका भाई जो जियोफ था वो उससे 4-5 साल बड़ा था, और इस वजह से वो स्कूल से निकलते ही क्या करने लग गया था बच्चों, एक एज अ मैकेनिक की शॉप में काम करने लग गया था एज एन अप्रेंटिस। इसलिए उसको एक शहर, अपने शहर से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। और उसकी बहन को ऐसा लगता था कि जियोफ कितना लकी है कि वो इस घर से, इस मतलब इस, कह सकते हैं इस कन्फाइंड प्लेसेस से, इस जाल से बाहर निकल पा रहा है और बाहर की दुनिया को देख पा रहा है। और यही सोफी का भी सपना था कि वो भी इस जगह से बाहर निकले और दुनिया को देखे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसी वजह से वो जियोफ से हमेशा बहुत जेलसी फील करती थी कि मेरा भाई तो देख पा रहा है और मैं नहीं जा पा रही हूँ। फिर वो दिमाग में फैंटेसाइज करने लग जाती कि शायद मेरा भाई ऐसी ऐसी जगहों पे जाता होगा, इस तरह के लोगों से मिलता होगा। और उन्हीं फैंटेसी में वो खुद अपने भाई को और खुद को भी इंक्लूड करती है कि मेरा भाई, अगर मेरे भाई ने एक लेदर जैकेट पहना हुआ है ब्लैक कलर का और वो बैठ के बाइक चला रहा है, उसके पीछे मैं बैठी हूँ, मैं आई एम वेयरिंग अ येलो ड्रेस, मैंने येलो ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है, इस तरह से वो फैंटेसाइज करने लग जाती है और हम एक नई जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कि सब लोग हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं, एंड दे आर अपलॉडिंग वाइल वी रीच देयर। जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं वो खुशी से झूम उठते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। इस तरह की फैंटेसीज जो सोफी है बच्चों वो करने लगती है। इज इट क्लियर? यहाँ तक आई होप सभी बच्चों को क्लियर था। ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री डिड डेनी केसी प्ले फॉर? जो डेनी केसी फुटबॉल प्लेयर था वो कौन सी कंट्री के लिए खेला करता था? तो ये हमने देख लिया था चैप्टर में कि डेनी केसी आयरलैंड की टीम के लिए खेला करता था। कौन सी कंट्री के लिए खेलता था बच्चों? आयरलैंड के लिए खेलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आप ध्यान से समझें, और ये एग्जाम में भी आ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान से समझें और नोट डाउन करते हुए चलें। क्वेश्चन कहता है सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी और जेंसी क्या थी? एक तो सेम क्लास में पढ़ती थी, ठीक है, और दोस्त भी थी आपस में। वट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी? अब हमें इन दोनों के बीच में, सोफी और जेंसी के बीच में क्या बताना है, अंतर बताना है, क्या भेद थे दोनों के अंदर, सोफी कैसी थी और जेंसी कैसी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसका आंसर समझिए। सोफी एंड जेंसी वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये हमें पता है कि वो दोनों एक दूसरे से भिन्न थी। Sophie was a dreamer who enjoyed creating her own fantasy world using her imagination. सोफी क्या थी? ड्रीमर थी, यानी कि ख्वाब देखने वाली लड़की थी, जो कि इंजॉय करती थी क्या क्रिएट करना, फैंटेसीज क्रिएट करना, यानी कि अपने ख्वाब क्रिएट करना। फैंटेसीज होता है बच्चों ख्वाबों में जाकर अलग अलग स्टोरीज बनाना, उसको कहते हैं फैंटेसी क्रिएट करना। ठीक है, वो अपने ख्वाबों में अलग अलग स्टोरीज क्रिएट किया करती थी कि मैं ऐसे बनूंगी, मैं एक अपना बुटीक खोलूंगी, मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो लोग मुझे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे लिए अपलॉड करेंगे। इस तरह की कहानियां वो बनाती रहती थी अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, अच्छा रुको, शी शोड एन अर्ज टू ट्रांसेंड हर वर्किंग क्लास स्टेटस एंड अटेन सोफिस्टिकेशन बाय परसुइंग द एम्बिशन ऑफ अ फैशन डिजाइनर और एन एक्ट्रेस। यहाँ पे बताया जा रहा है उसके अंदर बच्चों एक अर्ज थी। अर्ज का मतलब होता है चाहत। ठीक है, उसके अंदर चाहत थी कि किस बात की चाहत? कि वो क्या कर सके, वो ट्रांसेंड कर सके। ट्रांसेंड का मतलब होता है बच्चों बदल सके। ठीक है, जो उनका स्टेटस था ना, सोशल स्टेटस, समाज में उनका क्या अस्तित्व था, उनका अस्तित्व था कि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो इस स्टेटस को चेंज करना चाहती थी और वो अपने एम्बिशन को पूरा करना चाहती थी। एम्बिशन होता है बच्चों आपका कह सकते हैं आप एम या फिर लक्ष्य। ठीक है, उसका लक्ष्य क्या था? एक फैशन डिजाइनर बनना था या फिर एक एक्ट्रेस बनना। ठीक है, तो ये बड़े बड़े ख्वाब सोफी के थे। अब आते हैं जेंसी पे। ठीक है, इनको बच्चों आप पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। पहले सोफी का लिख के आप सोफी के बारे में बता दें, फिर आप जेंसी के बारे में बताएं। जेंसी ऑन द अदर हैंड वाज मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। जेंसी जो थी वो ज्यादा ही कुछ प्रैक्टिकल थी, मतलब वो ड्रीमिंग वगैरह नहीं करती थी, सपने नहीं देखा करती थी, वो हकीकत में बिलीव करती थी। एंड रियलिस्टिक, ठीक है, हकीकत में बिलीव करती। देन सोफी, शी ट्राई टू पुल सोफी बैक टू रियलिटी। वो सोफी को भी खींच के रियलिटी में लाना चाहती थी कि तुम इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, तुम ये देखो कि हम बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, कैसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और हम पढ़ लिख के ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री में ही काम कर पाएंगे। तो इस तरह से करते हैं, इस तरह से जेंसी बातें किया करती थी, बट ऑल इन वेन। लेकिन वो सब बातें क्या थी? वेन। वेन का मतलब होता है बच्चों सब वेस्ट। वेन मतलब सब वेस्ट में जाती थी, क्योंकि सोफी जेंसी की कोई सी भी बात कभी नहीं सुनती थी। ठीक है, जेंसी सेंसिबिलिटी एंड मेच्योरिटी एवर आर एविडेंट इन हर अटेम्प्ट टू रिमाइंड हर फ्रेंड दैट दे वर earmarked फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जेंसी क्या थी? जेंसी
एक सेंसिबल और साथ ही साथ एक मेच्योर लड़की भी थी, ठीक है, क्योंकि वो सोफी की तरह फालतू की मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाया करती थी। वो इवन सोफी को भी समझाती है कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा, बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना होगा, एंड एक्सपेंसिव ड्रीम्स वर इनएप्रोप्रिएट, और हमारे लिए इस तरह से एक्सपेंसिव यानी कि बहुत महंगे महंगे ख्वाब देखना, एक्सपेंसिव का मतलब होता है बच्चों बहुत महंगे, या फिर बहुमूल्य या फिर मूल्यवान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, सपने देखना। जैसे कि सोफी देख रही थी, क्या देख रही थी, खुद का एक बुटीक खोलने का, क्योंकि बुटीक खोलने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, एक एक्ट्रेस बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ वो क्या बना है, फैशन डिजाइनर बनने के लिए बच्चों महंगा कोर्स करना पड़ता है, उसकी फीस बहुत ज्यादा होती। तो ये सारी रियलिटीज उसको बता रही होती कि हम ये सब नहीं कर सकते, तो तुम ऐसे ड्रीम देखो ही मत जो कभी पूरे नहीं हो सकते, ड्रीम वो देखो जिनको तुम अचीव कर सकती हो, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट फॉर देयर फाइनेंशियल स्टेटस, यानी कि ये हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटस है, हमारा जो आर्थिक स्थिति है हमारे परिवारों की, उसके हिसाब से ये इनअप्रोप्रिएट है, ऐसे सपने देखना। इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है बच्चों गलत, ठीक है, विच इज रॉन्ग, ठीक है, ऐसे सपने देखना गलत है। तो सोफी जेंसी को समझाती है। तो आप बच्चों समझ गए होंगे सोफी और जेंसी में क्या क्या अंतर थे, क्या क्या चेंज, क्या क्या डिफरेंसेस हमने सोफी और जेंसी में देखे। इज इट क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपने ये आंसर नोट कर लिया है। तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, डिस्कस इन पेयर्स, यानी कि आप क्लास में क्या करिए, पहले तो पेयर्स बना लीजिए, अपने क्लासमेट के साथ पेयर्स बनाइए और फिर इसको इन क्वेश्चंस को आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे आपको ये करना था इसमें। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का, सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड, कि सोफी जो भी सपने देखती है और जो भी उसे निराशा बाद में देखने को मिलती है, क्योंकि निराशा इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि वो सपने इतने बड़े बड़े देख लेती है जो कि पूरे नहीं हो पाते, फिर उसको निराशा का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो उसके सपने हैं, ये उसकी निराशाएं हैं, ये सारी चीजें उसके मन की बनाई हुई कहानियां हैं, इसमें कुछ भी असलियत नहीं है, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों। तो आंसर देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। सोफी वॉज अ ड्रीमर हु ऑफन मेड अप स्टोरीज फॉर हरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। सोफी क्या है, एक ड्रीमर है, ठीक है, जो कि कहानियां बनाती रहती है अपने लिए और दूसरों के लिए भी। आप बच्चों इस बात से भली भांति परिचित होंगे, कोई ना कोई तो स्टूडेंट क्लास में ऐसा रहता है जो बच्चों को क्या सुनाता है, कहानियां सुनाता है बना बना करके, कि मैं वहां गया था, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हो सकता है शायद उस बच्चों में से आप भी एक रहे हो, कि आपने भी कभी अपने क्लास के बच्चों को कोई कहानी बना करके सुनाई हो, जो कि रियल नहीं थी, लेकिन आपने इस तरह से सुनाई कि सब बच्चों को ये लगने लगा कि वो रियल है। तो सोफी भी अपनी क्लास की वही स्टूडेंट है जो सबको कहानियां पहले तो अपने दिमाग में क्रिएट करती है, फिर सबको सुनाती है, ठीक है बच्चों। उन ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, ड्रीमर कहा जाता है, ठीक है, जो सपने बहुत ज्यादा देखते रहते हैं। वन पॉसिबिलिटी माइट बी दैट शी वांटेड टू एस्केप द स्क्वेलर ऑफ डेली लाइफ विद द हेल्प ऑफ हर फैंटेसीज। और ऐसा ये बच्चे, ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो डेली लाइफ होती है ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, उससे एक एस्केप चाहते हैं। एस्केप का मतलब होता है बच्चों बच के बाहर निकलना, ठीक है, छुटकारा चाहते हैं अपनी दिनचर्या से, ठीक है। उन्हें लगता है कि इस बोरिंग लाइफ से कैसे बाहर निकला जाए, तो कुछ ना कुछ एडवेंचरस कहानियां अपने दिमाग में बनाने लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी बहुत बोरिंग लाइफ है, तो आप क्या करने लग जाएंगे, खुद को इमेजिन करने लग जाएंगे जहां आप एक एडवेंचर पे गए हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लाने के लिए क्या करने लग जाएंगे, इमेजिनेशन करने लग जाएंगे। तो वही ये लोग भी करते हैं, उनमें से सोफी भी एक है। Her counter with Danny Casey was made up story for the sake of catching her brother's attention. ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो उसने जितनी भी ये कहानियां बनाई कि वो डैनी केसी से मिली, ये सारी चीजें, ये सब की सब क्या होंगी, ये उसकी मेड अप स्टोरी होगी। मेड अप स्टोरी का मतलब होता है बच्चों बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां। और सिर्फ उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे अपने भाई का अटेंशन मिल सके। क्योंकि देखो ये जो डेनी केसी वाला हादसा है या फिर इंसिडेंट है, जो भी है इसको कहेंगे, वो उसने किसी से भी शेयर वो नहीं करना चाह रही थी। ऐसा नहीं कि वो सोफी ये जाके सबको बता रही थी कि मैं डेनी केसी से मिली, डेनी केसी से मिली, नहीं। उसने ये बात सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई जियोफ को बताई। और ये भी कारण हो सकता है जियोफ को इसलिए बताई ताकि उसे उसके ब्रदर का अटेंशन मिले। क्योंकि अब बच्चों थोड़ा कहानी में चलो, कहानी में हमने क्या देखा था कि जो सोफी का बड़ा भाई होता है जियोफ, वो अपनी बहन को पूरी तरह से इग्नोर करता है, ये समझते हुए कि ये अभी बहुत ज्यादा छोटी है और उसे कभी ना तो कोई बात करता है और इवन उसको उसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देता है। और सोफी को हमेशा ये लगता है कि मेरा भाई मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ना मुझसे कोई बात करता है।
ना मुझे बताता है कि वो कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे घूमता है, ना अपने कोई सीक्रेट मेरे साथ शेयर करता है। ठीक है, उसे हमेशा उसके दिमाग में ही चलता रहता था कि मेरा भाई अभी क्या सोच रहा होगा, उसके मन में क्या चल रहा होगा। वो बहुत ही ज्यादा इन चीजों को लेके क्यूरियस रहती थी। ठीक है, लेकिन उसका भाई उसे अटेंशन नहीं देता था। और साथ ही साथ सोफी ये भी जानती थी कि जो मेरा भाई जियोफ है वो डेनी केसी का बहुत बड़ा फैन है। ठीक है, जो फुटबॉल प्लेयर था डेनी केसी, उसका जियोफ बहुत बड़ा फैन था, ये बात सोफी को पता थी। तो शायद हो सकता है सोफी ने अपने भाई का अटेंशन पाने के लिए झूठी कहानी बनाई हो कि मैं डेनी केसी से मिली, ताकि जो जियोफ है, जो कि कभी मुझसे बात नहीं करता, यानी कि सोफी से बात नहीं करता, शायद इसी बहाने मुझसे बात करने लग जाए और मुझसे पूछने लग जाए कि तुम अगर डेनी केसी से मिली तो दिखने में कैसा था, और जो हुआ भी। ठीक है, शुरू में भले ही जियोफ बात यकीन नहीं करता सोफी की कहानी पे, पर धीरे धीरे उससे बातचीत करने लगता है। तो हो सकता है कि सोफी ने ये सारी चीजें प्लान करी होंगी। ठीक है, अपने ब्रदर की अटेंशन पाने के लिए। इवेंचुअली शी गेट्स सो मच एनग्रॉस्ड इन इट दैट शी स्टार्ट्स टू लिव द फैंटेसी। लेकिन वो शुरू में हो सकता है उसने कहानी बनाई हो, लेकिन वो कहानी में इतना ज्यादा घुस गई, जब उसे सबको प्रूव करना पड़ा कि हाँ मैंने कहानी नहीं बनाई बल्कि मैं सच में उससे मिली थी, कि उसका दिमाग खुद ब खुद उस कहानी को सच मानने लगा। अब मान लो आपने कोई कहानी बनाई है, फेक कहानी, नकली कहानी बनाई है, लेकिन आप उस कहानी को बार बार सबको इतना ज्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि वो सच है, कि आपका दिमाग खुद ब खुद उस बात को सच ही मानने लगता है, जो कि सच नहीं था। तो हो सकता है सोफी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि वो अपनी खुद की बनाई फैंटेसी में ही जीना शुरू कर दी। उसने मान लिया कि हाँ मुझे सच में डैनी कैसी मिला था, उसने मुझे प्रॉमिस किया है फिर से मिलने का, और इसी वजह से वो फिर से उससे मिलने भी जाती है। When Danny Casey does not arrive for the second date, she experiences disappointment. और जब डेनी केसी अगली बार नहीं आता है उससे मिलने, तो उसको डिसअपॉइंटमेंट, निराशा तो होती है। However painful and disappointing her fantasies might be, she was not willing to accept reality. चाहे उसकी फैंटेसीज जो ये बनाती थी वो कितनी भी ज्यादा पेनफुल और डिसअपॉइंटिंग क्यों ना हो, क्योंकि डिसअपॉइंट, निराश होना पड़ता था उसे, और उससे उसका दिल टूट जाता था, उसे बहुत ज्यादा दुख महसूस होता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। देख रहे हो बच्चों? और देखो, रियलिटी को एक्सेप्ट करने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये है कि जिस फाइनेंशियल सिचुएशन में वो लोग रह रहे थे, ठीक है, जो सोफी के फादर थे या फिर जेंसी, जो जितने भी ये सब लोग हैं, सोफी, जेंसी, फ्रैंक, जेंसी का बड़ा भाई और जियोफ, ये सब लोग क्या है, ये पुअर फाइनेंशियल स्टेटस के लोग थे। ठीक है, इनके फादर्स कहाँ काम करते थे, शॉप शॉप में काम किया करते थे, और इनको भी पता था कि हमारा फ्यूचर ज्यादा से ज्यादा ये होने वाला है कि हम स्कूल के बाद बिस्किट फैक्ट्री में ही जाके ही काम करेंगे। तो इनकी जो रियलिटी थी वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी बच्चों। लेकिन बाकी सब इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके थे, जियोफ भी एक्सेप्ट कर चुका था, और इसलिए वो एज अ मैकेनिक काम करने लग गया था। जेंसी को भी पता था, इसलिए वो दिमाग में बना चुकी थी कि हम इसके बाद बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगे। और सब लोग इस तरह से रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके थे। सिर्फ और सिर्फ सोफी थी जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं ऐसे फाइनेंशियल स्टेटस के साथ कैसे रह सकती हूँ, और उसे अपने आप को बदलना था। ठीक है, इसलिए वो इस चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती बच्चों, और दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगती है। हर ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर फिगमेंट्स ऑफ हर इमेजिनेशन। इसलिए कहा गया है कि उसके जितने भी ये सपने हैं और जो उसको निराशा महसूस होती थी, वो सारे किस चीज का कारण है, सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन का ही कारण है। तो आई होप बच्चों आपको ये आंसर क्लियर हो गया, इसको आप नोट करें। ठीक है, देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, देखो ध्यान से। इट इज नेचुरल फॉर टीनेजर्स टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। ठीक है, कि ये बहुत ही नेचुरल है टीनेजर्स के लिए। टीनेजर्स मैंने शुरुआत में बताया था बच्चों, टीनेजर्स कौन है, जो बच्चे have reached the age from 13 to 19। इस एज में जो बच्चे होते हैं, दे आर वेरी इमेजिनेटिव, वो कल्पनाएं करते रहते हैं इस तरह की। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए, इस एज के बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, कुदरती है कि वो अनरियलिस्टिक, जो कि रियल नहीं है, ऐसी कल्पनाओं को सपने देखते रहे। वट वुड यू से आर द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सच फैंटेसाइजिंग। अब इस तरह से डे ड्रीमिंग करने का या फिर सपने देखने के दो हमें बताने की बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। बेनिफिट्स यानी कि बच्चों फायदे, और डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान। तो फायदे और नुकसान हमें दोनों ही बताने हैं। जो बच्चे इस तरह से डे ड्रीमिंग करते हैं, फैंटेसाइजिंग करते हैं, तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। आंसर देखते हैं बच्चों।
देखो, टीनेज इज द फेज ऑफ लाइफ विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मेजर चेंजेस इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। टीनेज वो एज होती है जब एक इंसान के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, और जो बदलाव टीनेज में आ गए फिर वो लाइफ लॉन्ग वही बदलाव इंसान के अंदर रहते हैं, फिर कोई बदलाव नहीं होता। यही एक एज होती है जिसमें इंसान के लाइफ में, जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बोथ इन द फिजिकल टर्म्स एंड मेंटल टर्म्स। ओके, ड्यूरिंग दिस फेज अ पर्सन लर्न्स मेनी थिंग्स। इस फेज में एक व्यक्ति बहुत सारी चीजें सीखता है, ठीक है। सेट्स हिज करियर गोल्स, अपने करियर के गोल्स भी बनाता है। एंड डील्स विद पीयर प्रेशर, और किसके साथ प्रेशर के फेस करता है? पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। पीयर प्रेशर होता है बच्चों, जो हमारे समाज का हमारे ऊपर प्रेशर होता है ना, एक्सपेक्टेशंस होती है, आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं कि हर बच्चे से, हर इंसान से पेरेंट्स की आशाएं जुड़ी हैं, ठीक है, रिश्तेदारों की आशाएं जुड़ी हैं, और आसपास के लोगों की भी जुड़ी हैं आशाएं, भले उन्हें पॉजिटिव आशाएं कह लो या फिर कुछ ना कुछ लोगों का प्रेशर हम पर हमेशा रहता है। उसी को कहते हैं बच्चों पीयर प्रेशर। ये भी झेलना होता है उस एज में। एंड द प्रेशर ऑफ एडल्ट्स, और एडल्ट्स बड़े लोगों का, एडल्ट्स यानी कि अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करना होता है। हेंस इट इज नेचुरल फॉर टीनेजर्स टू फैंटेसाइज। इसीलिए टीनेजर्स अब इस रियलिटी से, उनकी जो बेकार सी रियलिटी बन जाती है, उससे बाहर निकलने के लिए, एक बोरिंग लाइफ से बाहर निकलने के लिए फैंटेसाइज करना शुरू करते हैं। एंड टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, और अनरियलिस्टिक मतलब जो रियल नहीं है, जो सही सच नहीं है, ऐसे ड्रीम्स देखने लगते हैं। तो इसके एडवांटेजेस देखते हैं, फिर हम इसके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? फेंटेसाइजिंग बेस्ड ऑन रियलिस्टिक गोल्स और द वर्ल्ड अराउंड प्रोवाइड्स अ मींस टू रीच हायर एम्बिशंस एंड ड्रीम्स। अगर हम फेंटेसाइज करते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में ड्रीम्स की कहानियां बनाते हैं, बट उनका जो बेस है, उनका जो बुनियाद है, वो क्या होना चाहिए बच्चों? रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। आपकी लाइफ में जिन गोल्स को, जिन लक्ष्यों को आप अचीव करना चाहते हैं, अगर आप उनसे रिगार्डिंग को, किसी चीज को फेंटेसाइज कर रहे हैं, अपने आसपास की दुनिया को फेंटेसाइज कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिलेगा? अपने हायर एम्बिशंस, जो बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े लेवल पर जहां आप लाइफ में पहुंचना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने में आपको क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। एस्पायरिंग फॉर हायर करियर गोल्स, आप करियर में आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। एंड मे एंश्योर सक्सेसफुल करियर प्रोस्पेक्ट्स, और इस वजह से आपको लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे, बोला जाता है ना, ड्रीम बिग, कि बड़ा सपने, बड़े बड़े सपने देखो। तो अगर आप बड़े सपने ही नहीं देखेंगे तो आप उनको कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। Thus it instills confidence and a spirit to achieve one's desire। इस वजह से एक इंसान के अंदर क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, और एक स्पिरिट जागती है कि उसे अपनी जो डिजायर है, आकांक्षाएं हैं, अपनी और अपने पेरेंट्स की, वो पूरी करनी है। इन डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, जब लाइफ में कुछ खराब परिस्थितियां आ जाती हैं, तो इट हेल्प्स इंस्टिल पॉजिटिविटी, और इसी की वजह से इंसान पॉजिटिविटी भी महसूस कर पाता है जब लाइफ में बुरा वक्त आता है। एंड ऑप्टिमिज्म, और एक ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है बच्चों एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग को भी वो इसी वजह से डेवलप कर पाता है। क्लियर? इट इज अ टैलेंट इन दोज नोन एज क्रिएटिव, और ये अपने आप में क्या है बच्चों? ये एक टैलेंट है, इंसान का हुनर है, और इसी को कहा जाता है क्रिएटिव होना। बोला जाता है ना कि वी शुड बी क्रिएटिव, हमें क्रिएटिव होना चाहिए, हमें नई नई चीजों के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, नई नई चीजें बनानी चाहिए। उसी को बच्चों क्रिएशन भी कहा जाता है, क्रिएटिव भी कहा जाता है, क्रिएटिविटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब तक हम फेंटेसाइज नहीं करेंगे, हम क्रिएटिविटी अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो फेंटेसाइज करना जरूरी है, लेकिन आप किस दिशा में फेंटेसाइज कर रहे हैं, आपका बेस क्या है फेंटेसाइज करने का, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने एडवांटेजेस तो देख लिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो वी विल कंटिन्यू विद द डिसएडवांटेज, फिर हम फैंटेसाइजिंग के डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट।